सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए सीएफए की यूनिट 4। और यूनिट 4 का सिलेबस जो है एज कम्पेयर टू यूनिट 1 2 3 उससे भी छोटा है, ठीक है। और काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने अब तक यूनिट 1 2 एंड 3 देख लिया। क्योंकि यूनिट 1 से क्या है, स्टार्ट होता है साइबर फोरेंसिक। थोड़ा सा आपको लगता है कि भाई न्यू सब्जेक्ट है, लेकिन यूनिट 2 यूनिट 3 जब आप पढ़ लेते हो, जब आप यूनिट 4 पे आओगे तो आपको ये बिल्कुल साथ में आपके आ चुका होगा, एकदम मतलब अच्छा लगने लग जाएगा, इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एविडेंस क्या होता है, एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से टाइप के एविडेंस होते हैं, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और प्री सर्च एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऑन सीन एक्टिविटीज क्या होती हैं, और एक प्रिपरेशन की पूरे एविडेंस को इकट्ठा करने से लेकर उसे केस को सॉल्व करने तक जो रिपोर्ट तैयार होती है वो कैसे होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एविडेंस होता क्या है साइबर फोरेंसिक के अंदर, तो देखो, वैसे तो साइबर फोरेंसिक के अंदर मेनली जो एविडेंस होता है वो डिजिटल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें एविडेंस की, तो क्या होता है, सबूत, प्रूफ, ठीक है, वो होता है हमारा एविडेंस, ठीक है। अब वो जो सबूत होता है, वो जो एविडेंस होता है, हमें क्या बता रहा होता है? जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम कुछ सवालों का आंसर ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। कि किसने क्राइम किया, क्यों क्राइम किया, कहाँ पर क्राइम किया और कैसे क्राइम किया, ये चार चीजें ढूंढ रहे होते हैं। अब एविडेंस हमें हेल्प करता है इन चारों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में, ठीक है। तो ये एविडेंस ही इन चारों क्वेश्चन का हमें आंसर बताता है, तो ये होता है हमारा एविडेंस। अब हम समझते हैं इन साइबर फोरेंसिक एविडेंस रिफर टू एन एनी इंफॉर्मेशन, डेटा, ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू सपोर्ट और रिफ्यूट अ क्लेम इन लीगल इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू साइबर क्राइम। तो मतलब ये कुछ भी हो सकता है, डेटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो कि सपोर्ट कर रहा हो लीगल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी क्राइम हुआ है उसको क्लेम करने के अंदर, ठीक है। तो ये एविडेंस हमें हेल्प करता है इन सब क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराने में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब की क्वालिटीज क्या होती है एक अच्छे एविडेंस की? तो देखो, जब भी एक हमारा एविडेंस एक अच्छा होगा, वो हमारा रियल होगा और अनअल्टर्ड होगा। रियल मतलब कि बिल्कुल वो एक अच्छे वेरीफाइड सोर्स से आया होगा, और इंटीग्रिटी रहेगी उसके अंदर, मतलब जब आपको एविडेंस वो मिला है और जब आप उसे सबमिट कर रहे हो, वो बिल्कुल टेम्पर नहीं होगा उसके अंदर, जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। रिलायबिलिटी रहेगी उसके अंदर, मतलब कि वो किसी ट्रस्ट वर्दी सोर्स से आया होगा, ठीक है। लीगली एक्सेप्टेबल की कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर सके, ऐसा एविडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इलीगल हो, ठीक है। सो इन साइबर फोरेंसिक एविडेंस इज द बैकबोन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। इन्वेस्टिगेशन की बैकबोन है, इसके बिना आप नहीं चल सकते, एविडेंस के बिना। वेदर आर लॉग फाइल, ईमेल और मोबाइल डिवाइसेस, ये सब हमें हेल्प करती हैं, इन्वेस्टर को हेल्प करती हैं कनेक्ट करने के लिए जो उसके डॉट्स हैं, और वो उसे केस को सॉल्व कर देता है एविडेंस की हेल्प से। वैसे तो देखो, एविडेंस के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है ना। बट एविडेंस आपको एक ओवरव्यू पता चल गया, अब आप पेपर के अंदर एविडेंस के बारे में लिखकर आ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि साइबर फोरेंसिक के अंदर एविडेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि डिजिटल एविडेंस क्या होता है। डिजिटल एविडेंस वही हमारी जो पीडीएफ हो गई, ईमेल्स हो गई, हमारे जो फोटोज हो गए, ये सब क्या है, हमारा डिजिटल एविडेंस है, ठीक है। मतलब कि डिजिटल एविडेंस रिफर टू एनी इंफॉर्मेशन और डेटा दैट स्टोर्ड, ट्रांसमिटेड और रिसीव इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। वो हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो हमारा इमेज हो गया, ईमेल हो गई, या फिर हमारा कुछ टेक्स्ट हो गए, ये सब हमारा क्या होता है, डिजिटल एविडेंस होता है, ठीक है। और कैन बी यूज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूफ और डिसप्रूव अ क्राइम, ठीक है। मतलब कि कोर्ट के अंदर यूज किया जा सकता है क्राइम को प्रूव करने के लिए या फिर डिसप्रूव करने के लिए, ठीक है। सो इट इज अ टाइप ऑफ एविडेंस दैट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। अब हमारे एविडेंस तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, लेकिन डिजिटल एविडेंस ऐसा एविडेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आता है। अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सारे हो सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, सर्वर, क्लाउड प्लेटफॉर्म, यूएसबी ड्राइव, इन सब से आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज हो गए हमारे डिजिटल एविडेंस के। अब हमारा जो डिजिटल एविडेंस होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? सबसे पहला होता है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल क्या होता है कि कैन नॉट बी टच्ड लाइक
फिजिकल एविडेंस, आप उसे टच तो कर नहीं सकते, वो बाइनरी के अंदर है, 0 1 की फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा वॉलेटाइल होता है, मतलब कि इजीली चेंज और डिलीट और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही आप उसे अपने पावर से एक्सेस करते हो, अपने सिस्टम से एक्सेस करते हो, आप उसे चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। इजीली कॉपी, उसे कॉपी भी इजीली किया जा सकता है और उसे डुप्लीकेट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और टाइम स्टैम्प, इसके अंदर कोई भी जो भी आप उसके अंदर करोगे, क्रिएट करोगे, मॉडिफाई करोगे, डिलीट करोगे, सबका लॉग क्रिएट होगा, रिकॉर्ड क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे कि आप हेल्प से, जिसकी हेल्प आप ले सकते हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान। फिर आता है हमारा रिक्वायर्ड टूल्स, जब भी अगर आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना है या फिर एनालाइज करना है, तो आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे डिजिटल टूल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम फॉरेंसिक टूल्स भी कहते हैं। अब ये आपको पता चल गई होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डिजिटल एविडेंस की। आई होप क्लियर होगा डिजिटल एविडेंस है क्या। अब हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए। अब हमारा इसके अंदर आता है कि हमारे जो एविडेंस होते हैं ना साइबर फोरेंसिक के अंदर, कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उन हम सब सब टाइप्स को पढ़ेंगे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो मेन हमारे सिलेबस के अंदर चार टाइप मेंशन है। एक तो है हमारा फिजिकल एविडेंस, ठीक है। एक है हमारा रियल एविडेंस, जो कि हम डायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं, कि मतलब ये एविडेंस दिखा के डायरेक्टली जो क्राइम है उसे प्रूव या डिस्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड होता है हमारा सरकमटेंशियल एविडेंस, ठीक है। फिर होता है हमारा नेटवर्क एविडेंस, तो ये नाम से ही आपको पता चल जाएंगे और याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल एविडेंस की, तो हमारा फिजिकल एविडेंस ऐसा होता है कि हमारा फिजिकल होता है और टेंजिबल होता है, मतलब कि आप उसे टच कर सकते हो, ठीक है। वो आपको दिखता है फिजिकली, ठीक है। साइबर क्राइम के रिलेटेड होता है ये, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, राउटर्स हो गए, प्रिंटर हो गए, ये सारे जो डिवाइसेस है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फिजिकल एविडेंस कहते हैं। इनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसकी बात नहीं कर रहे, ये जो पूरे डिवाइस है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, फिजिकल एविडेंस है, ठीक है। अब ये साइबर फोरेंसिक के अंदर दीस आइटम में स्टोर डिजिटल एविडेंस, ठीक है। अब ये जो आइटम है हमारे फिजिकल एविडेंस, ये हमारे डिजिटल एविडेंस को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि फाइल्स हो गई, चैट हो गई, मालवेयर्स हो गए, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, सीज और प्रिजर्व करके रखते हैं दीज फॉर एनालिसिस, ठीक है। इन्हें जैसे ही ये मिलते हैं, इन्हें सीज कर दिया जाता है, इन्हें सिक्योर कर लिया जाता है, अपने अंडर ले लिया जाता है, कि भाई हाँ ये अब इस पे इन्वेस्टिगेट होगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फिजिकल एविडेंसेस, और आप इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस वगैरह, ठीक है। फिर आता है हमारा रियल एविडेंस, जिसे हम डायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, दिस इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट और डिवाइस इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम, ठीक है। मतलब कि जो डिवाइसेस, जो हमारे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट साइबर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि बिल्कुल डायरेक्टली होते हैं, ठीक है। इट डायरेक्टली प्रूव द क्राइम विदाउट नीडिंग फर्दर इन्फेरेंस, ठीक है। मतलब कि अगर ये मिल जाए, तो कोई भी दिक्कत, मतलब कि कोई और आपको एविडेंस ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल, जैसे कि लैपटॉप यूज फॉर हैकिंग, जो लैपटॉप यूज हुआ है, स्मार्टफोन यूज फॉर सेंडिंग फिशिंग ईमेल्स, अ पेन ड्राइव कंटेनिंग स्टोलन डाटा, ठीक है। तो ये अगर ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है रियल एविडेंस के, ठीक है। तो साइबर फोरेंसिक में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एविडेंस डायरेक्टली लिंक द सस्पेक्ट टू क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है। मतलब कि एक बार ये देखते ही वो क्या कर देता है, उसे लिंक कर देता है सस्पेक्ट को क्रिमिनल एक्टिविटी से, और वो मुजरिम साबित हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, जो कि हमारा सर्कमटेंशियल एविडेंस, ठीक है। तो ये हमारे जैसे ये डायरेक्ट होते हैं ना, डायरेक्ट एविडेंस होते हैं रियल, ये हमारे इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये बैकग्राउंड में कनेक्ट करने के लिए डॉट्स को काम आते हैं, ठीक है। दिस इज इनडायरेक्ट एविडेंस, इट डज नॉट डायरेक्टली प्रूव द क्राइम बट कैन हेल्प टू बिल्ड एन केस थ्रू लॉजिकल कनेक्शन और इन्फेरेंस, ठीक है। मतलब कि आप केस में डिफेंस जब आपको क्वेश्चंस कर रहा है, तो आप इन एविडेंस से क्या कर सकते हो, एक बैकग्राउंड, एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट एविडेंस है, जैसे कि आईपी एड्रेसेस हो गया, जो कि आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है बैक टू सस्पेक्ट इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। सस्पेक्ट के इंटरनेट कनेक्शन से आईपी एड्रेस जो सस्पेक्ट हुआ है, वो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया। लॉगिन टाइम्स मैचिंग, मतलब कि जिस टाइम पे साइबर अटैक हुआ है उस टाइम पे लॉगिन हुआ था, किसका लॉगिन हुआ था। ब्राउजर हिस्ट्री, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ठीक है, नॉन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है। सो इन साइबर फोरेंसिक यूज टू क्रिएट अ चेन ऑफ इवेंट टू सपोर्ट अदर एविडेंस, ठीक है। मतलब कि ये क्या करते हैं, एक डॉट्स मतलब कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है ये।
तो जिससे क्या होता है कि जो हमारे और जो अलग एविडेंस है, जो डायरेक्ट एविडेंस है, उनको ये सपोर्ट भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इट्स स्पेशली यूजफुल व्हेन डायरेक्ट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर डायरेक्ट एविडेंस आपके पास नहीं है, तो आप इन इनडायरेक्ट एविडेंस को इकट्ठा करके, इनके डॉट्स को कनेक्ट करके आप अपना जो केस है उसे मजबूत बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, जो कि हमारा नेटवर्क एविडेंस। अब ये तो नेटवर्क एविडेंस नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा कि जो भी डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा थ्रू नेटवर्क ट्रैफिक, सर्वर लॉग्स, इंटरनेट एक्टिविटी, ठीक है। ओवर द नेटवर्क क्या किया जाएगा, सबको कलेक्ट किया जाएगा डेटा को, उसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क एविडेंस कहते हैं। दैट कैन हेल्प ट्रैक और अंडरस्टैंड साइबर क्राइम, जिससे साइबर क्राइम को अच्छे से ट्रैक किया जा सकता है या फिर अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करें तो पीकेएफ फाइल्स हो गई, जो कि पैकेट कैप्चर फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर जो वायर शार्क है क्या करता है, अपनी जो रिकॉर्डिंग है पूरे नेटवर्क की उसे सेव करके रखता है, ठीक है। राउटर या फिर फायरवॉल्स के जो लॉग्स होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, वो हो गए, या फिर हमारे आईडीएस के अलर्ट्स हो गए, या फिर सर्वर एक्सेस लॉग्स हो गए। ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये हमारे एज अ नेटवर्क एविडेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब इन साइबर फॉरेंसिक हेल्प इन्वेस्टिगेटर ट्रेस हैकर्स, फाइंड डेटा लीक्स, कहाँ पर डेटा लीक हुआ है, कहाँ से डेटा लीक हुआ है, मालवेयर कम्युनिकेशन, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है ये जो नेटवर्क एविडेंस है वो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होंगे, ये जो चौथा टाइप था। अब मैंने यहाँ पर एक समरी टेबल बना रखी है, जिसे आप पढ़ के इसे इजीली समझ सकते हो सारी चीजों को कॉन्साइज वे में, ठीक है। तो चारों टाइप्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, और ये जो फ्लो चार्ट ये बनाकर आना है, ठीक है। तो प्लीज इस ये अगर आप कर लोगे ना चारों टाइप, तो आपके 7 नंबर तो पक्का है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एविडेंस कलेक्शन की, कैसे एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो, एविडेंस कलेक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल या डिजिटल एविडेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे सिक्योर करते हैं और उसे कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, फ्रॉम क्राइम सीन। वो रियल भी हो सकता है और वो वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि फिजिकली जाकर भी, और या फिर कंप्यूटर वगैरह वर्चुअल ओवर द नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जिससे कि उसके अंदर कोई भी टेम्परिंग ना हो, कोई भी डैमेज ना हो एविडेंस के अंदर, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, जिससे कि आपका जो पूरा एविडेंस है वो अच्छे से कलेक्ट हो पाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, क्राइम सीन को सिक्योर करो, ठीक है। मतलब कि उसे प्रिवेंट करो कि कोई भी एविडेंस को टच ना कर सके, वहां पर कोई आ ना सके, बिल्कुल उसे टर्न ऑफ कर दो, ठीक है। मॉडिफाइंग एनी डिवाइस इन्वॉल्व, जैसे कि कंप्यूटर अगर उसके अंदर है, तो उसे क्या कर दो, अच्छे से बंद बंद कर दो, कोई भी उसे यूज ना कर पाए, अच्छे से सिक्योर हो जाए, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो पोटेंशियली जो एविडेंस है वो हमारा लॉस्ट नहीं होगा, कोई भी ओवर रिटर्न नहीं होगा, उस पर करप्टेड नहीं रहेगा, ठीक है वो, और वो प्रोटेक्ट रहेगा इन सब चीजों से, ठीक है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको एक फॉरेंसिक इमेज लेनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा बिट बाय बिट जो भी आपको एविडेंस मिला है उसे कॉपी कर लेना है, ठीक है, फॉरेंसिक टूल का यूज करके, ठीक है। चाहे वो एफटी के इमेजर हो, एनकेस हो, डीडी हो, इन सब का क्या करना है, आपको यूज करना है, और आपको उसकी बिट बाय बिट क्लोन क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जिससे कि आपका जो ओरिजिनल एविडेंस है वो तो आपके पास रहेगा, ठीक है, जिसे आप कोर्ट के अंदर सबमिट करोगे। लेकिन जब आपको उसके अंदर कुछ भी एनालाइज करना है, कुछ चेक करना है, तो आप जो आपने डुप्लीकेट, जो आपने क्रिएट किया क्लोन, आप उस पर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये करते हैं। अब बात करते हैं लेबल एंड लॉग ऑल एविडेंस। जो भी आपको एविडेंस मिले हैं उनको लेबल कर दो, कि कहाँ से मिले हैं, क्या है वो, और किसका है वो, और किसने उसे कलेक्ट किया, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन कर दो, ठीक है। ये हो गए 3 पॉइंट। पांचवें में क्या करना है, आपको एक चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करके रखनी है, कि एविडेंस जो भी पहली बात तो कोई एक्सेस ना करे उसे, अगर कोई भी एक्सेस कर रहा है उसे, तो उसका सिग्नेचर लॉग होना चाहिए, टाइम और डेट एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, कि आप कोर्ट के अंदर जब भी प्रेजेंटेशन दो, तो आप चेन ऑफ कस्टडी को मेंशन कर सको, ठीक है। अगर आप कोर्ट आपसे पूछ लेता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एविडेंस किसके पास था, तो आप बता सको, ठीक है। आपके पास एक अच्छा सा चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अब फिफ्थ में क्या करना है, आपको एविडेंस को एनालाइज करना है। एविडेंस एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिंग। आपको डेटा को अच्छे से क्या करना है, एग्जामिन करना है, कैसे, कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, हु डिड इट, व्हेन एंड हाउ डिड इट, ठीक है। ये चार क्वेश्चंस का आपको आंसर निकालना है, अच्छे से जो भी आपने एविडेंस को कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करके, ठीक है, लीगली एडमिशेबल इंफॉर्मेशन के साथ। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना, पांचों स्टेप आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एनालिस्ट जो होता है, फॉरेंसिक एनालिस्ट जो होता है, वो क्या क्या चीजें फोकस करता है जब भी एविडेंस को कलेक्ट करता है, ठीक है, एनालाइज करता है। तो देखो, सबसे पहले तो फाइल कंटेंट को क्या करता है, वो देखता है, ठीक है, कि फाइल के अंदर हिडन चीजें क्या क्या है। ऐसा तो नहीं है कि फाइल दूर से तो अच्छी लग रही है लेकिन उसके अंदर मैलिशियस कंटेंट है, ठीक है। तो उसको अच्छे से क्या करता है,
मतलब खोल के देख लेता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेटा डेटा, जो भी फाइल के रिलेटेड डेटा है, जैसे कि उसकी क्रिएटेड डेट कब थी, लास्ट कब मॉडिफाई हुआ था, ऑथर का नाम क्या था, फाइल की लोकेशन क्या है, इन सबको क्या कर लेता है, लिख लेता है, ठीक है, मेटा डेटा निकाल लेता है। फिर बात करते हैं डिलीटेड फाइल, कि आपका जो एविडेंस मिला है वहां से जो भी फाइल डिलीट हुए हैं वो भी आप रिकवर करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने डिलीटेड फाइल को छोड़ दोगे, आप उन्हें भी रिकवर करोगे, ठीक है। क्योंकि क्रिमिनल ऐसा हो सकता है कि वो फाइल एविडेंस को डिलीट करने की कोशिश करे, बट फॉरेंसिक टूल्स की हेल्प से आप उन्हें क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। फिर बात करते हैं कनेक्शन की, कि आपका जो एविडेंस है वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, वो भी आपको ढूंढना है। कौन से आईपी एड्रेसेस का यूज हुआ है, कौन कौन सी वेबसाइट को उसने विजिट किया है, कौन कौन से एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्टेड है, रिमोट एक्सेस सेशन कौन कौन से हुए हैं, इन सबको क्या करना पड़ेगा, उसे एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो ये चारों चीजें कौन करता है, फॉरेंसिक एनालिस्ट करता है। किसके साथ करता है, एविडेंस के साथ करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीजें क्या हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि आप जो भी, जैसे कि आपने एक एविडेंस को इकट्ठा किया, ठीक है, अब उसकी जो सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन है, जो उसका सराउंडिंग है, उन सबको जो फाइंड आउट करते हैं उसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सराउंडिंग डिटेल्स, हाउ, वेयर, व्हाई अ पीस ऑफ एविडेंस वाज फाउंड, कि वो एविडेंस तो मिल गया, बट वो एविडेंस वहां पे क्यों था, कैसे था, और हाउ, क्यों कैसे था, कहाँ पे था और क्यों था, ठीक है। आप ये चीजें फाइंड आउट करोगे उस एविडेंस के बारे में, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक है, ये आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। इट एड्स मीनिंग एंड रिलेवेंस टू द रॉ डिजिटल एविडेंस ड्यूरिंग अ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कोर्ट के अंदर जब आपका डिफेंस डिफेंस जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, उसके लिए जो एक कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। आपके डिजिटल एविडेंस को वो क्या करती है, सपोर्ट कर रही होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि जस्ट फाइंडिंग अ फाइल और लॉग इज नॉट इनफ, ठीक है। आपको ये सब भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वेयर द एविडेंस वाज फाउंड, कहाँ पर एविडेंस मिला था आपको, व्हाई इट माइट बी देयर, क्यों था वो वहां पर, ठीक है, एंड हाउ इट गॉट देयर, ठीक है, कैसे वो वहां पर तक पहुंचा, व्हाट द इंटेंट वाज, ठीक है, उसके पीछे उसका इंटेंट क्या था उस एविडेंस का, ठीक है। तो ये सब क्या करती हैं, रॉन्ग अजम्पशंस वगैरह को अवॉइड करने की हेल्प करती हैं, ठीक है, जिससे आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है उस एविडेंस के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉन्टेक्स्ट इतना मैटर क्यों करता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो, जब भी लीगल केसेस होते हैं तो एविडेंस जो है वो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर मिस इंटरप्टेड नहीं होगा आपका जो एविडेंस है, उस पर कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप उसे अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं होता है वो कॉन्टेक्स्ट वगैरह, तो वो एज अ वीक कंसीडर किया जाता है, ठीक है, या फिर इनवैलिड भी किया जाता है कंसीडर। चैलेंज बाय डिफेंस, ठीक है, मतलब डिफेंस भी आपको चैलेंज कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसके लिए कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है जो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें, बस आपको इन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर देना होता है इसके अंदर, कि कहाँ पर चीज मिली, क्यों वहां पर थी वो, कैसे वहां तक पहुंची, उसके पीछे इंटेंट क्या था, ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब कि सराउंडिंग डिटेल, उसके जो आजू बाजू का बैकग्राउंड है वो सब पता करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि एविडेंस मैनेजमेंट, कैसे एविडेंस को अच्छे से मैनेज किया जाता है। अब आगे के टॉपिक्स में कुछ स्टेप्स हैं, वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो, एविडेंस मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग, preserving and tracking digital and physical evidence throughout the cyber investigation। पूरी साइबर इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट होने से लेकर एंड तक जो एविडेंस जो हमें मिलता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो डिजिटल हो, उसे हैंडल करना, उसे प्रिजर्व करना, उसे ट्रैक करना, उस पूरे ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एविडेंस मैनेजमेंट कहते हैं। इट एंश्योर दैट एविडेंस रिमेन अनटेम्पर्ड, traceable and legally valid from the time it's collected until it presented in the court, ठीक है। मतलब कि वो इंटीग्रिटी उसके अंदर मेंटेन रहे, ठीक है, जैसे पहले था वैसा ही बाद में रहे, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना किए गए हों, ठीक है। तो क्या, क्यों ये इवेंट में एविडेंस मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंस होता है, क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है एविडेंस को लॉस वगैरह से, और ये क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखता है, और लीगलिटी इन मतलब क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखता है एविडेंस की, और इंश्योर करता है कि एविडेंस हमारा एक्सेप्ट हो सके कोर्ट के अंदर, ठीक है, वैलिड वे में, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर स्टेप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होता है टैगिंग, ठीक है। जैसे ही आपको एविडेंस मिला, सबसे पहले उसको एक यूनिक आईडी या फिर टैग से क्या कर दो, असाइन कर दो, ठीक है।
फिर क्या करो, स्टोरिंग सिक्योरली, उसे अच्छे से स्टोर करके रखो लॉक करके, ठीक है। फिर क्या करो, एक्सेस कंट्रोल, जो भी बंदा उसे एक्सेस कर रहा है वो ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है, वही उसे एक्सेस करना चाहिए। फिर लॉगिंग एक्सेस, कि आप जो भी बंदा उसे एक्सेस कर रहा है उसका एक लॉग मेंटेन करो, रिकॉर्ड मेंटेन करो कि कब एक्सेस कौन कर रहा है, किसको एक्सेस कर रहा है और क्यों एक्सेस कर रहा है, ठीक है, ये चीजें आप मेंटेन करके रखो। फिर एक चेन ऑफ कस्टडी को भी अच्छे से मैनेज करो, कि टाइमलाइन क्या है, हिस्ट्री क्या है, एविडेंस को कलेक्ट होने से लेकर उसे सबमिट होने तक की, किसने उसे एक्सेस किया, वो पूरा एक चेन ऑफ कस्टडी को क्या करके रखो, मेंटेन करके रखो। और इसके अंदर चेन ऑफ कस्टडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट के अंदर अगर चेन ऑफ कस्टडी बिल्कुल भी हिलती है तो भाई आपका जो पूरा एविडेंस है वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की प्री सर्च एक्टिविटीज, मतलब कि एविडेंस, मतलब कि जहां पर आप जाने वाले हो, इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो, उससे पहले क्या क्या प्लानिंग होती है, कौन कौन से लीगल स्टेप्स लिए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन को बिगेन करने से पहले वहां पर, ठीक है, सीन पर, ठीक है। तो देखो, दीज आर द प्लानिंग एंड लीगल स्टेप डन बिफोर द इन्वेस्टिगेशन बिगेन एट द साइट, ठीक है। तो देखो, दे इंश्योर दैट एवरीथिंग इज रेडी, लीगल एंड एफिशिएंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आप वहां पे जाओगे, इन्वेस्टिगेट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक लीगल परमिशन लेनी होती है, वारंट लेना होता है कि आप वहां पे जा रहे हो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट ऑब्टेन अ सर्च वारंट फ्रॉम अ कोर्ट टू सर्च डिवाइसेस होम और ऑफिस, ठीक है, मतलब कि आप किसी के घर पे जा रहे हो एविडेंस ढूंढने, ठीक है, तो आपके पास वारंट होना चाहिए सर्च का, ठीक है। अंडरस्टैंड द केस, आपको अच्छे से केस को समझना है कि व्हाट क्राइम हैपन, क्या हुआ है, डिजिटल एविडेंस क्या क्या एक्सपेक्टेड है वहां पर मिल सकते हैं, और कौन सस्पेक्ट है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है केस को। फिर आपको क्या करना है, प्रिपेयर करनी है टीम को, कि कौन अच्छे से एविडेंस को हैंडल करेगा, कौन फोटोग्राफ्स लेगा और कौन सारे डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंटिंग करेगा उसकी, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपको अच्छे से असाइन कर देनी है रोल्स को अपनी टीम के अंदर। पिक नेसेसरी टूल्स, जो भी आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको लेके ही जाने हैं, वहां पे ऐसे ढूंढना नहीं है, ठीक है। तो ग्लव्स लेके जाओ, एविडेंस बैग्स लेके जाओ, और इमेजिंग टूल जिससे आप इमेज उसकी कैप्चर कर सको, कैमरास लेके जाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको रिक्वायरमेंट है वहां पर, तो ये टूल्स आपको लेके ही जाने हैं। रिस्क असेसमेंट, कि अगर वहां पर कोई भी, अगर आपको लगता है कि ऐसा रिस्क है, तो आप उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करके जाओ और उसकी जो भी पॉसिबल डिफेंस हो सकता है उस सब को करके जाओ, ठीक है। तो ये सब हमारे स्टेप होते हैं किसके लिए, प्री सर्च एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन सीन एक्टिविटीज। यहाँ पर ये तो हो गया कि मतलब जो आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, उससे पहले क्या क्या करना होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको स्टेप्स के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि आप ऑन सीन एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, वहां पर क्या क्या आपको करना होता है। तो देखो, दीज आर द एक्शन इन्वेस्टिगेशन टेक एट द क्राइम सीन टू कलेक्ट, प्रिजर्व डिजिटल एविडेंस विदाउट अल्टरिंग और डैमेजिंग इट, ठीक है। मतलब कि आप अगर इन स्टेप को फॉलो करते हो तो आपका जो पूरा डिजिटल एविडेंस है या फिर फिजिकल एविडेंस है वो सेफ रहेगा, ठीक है। सो देयर आर प्रैक्टिकल स्टेप्स डन फिजिकली एट द प्लेसेस ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। सो यहाँ पर सब ये जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तो जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये स्टेप्स अच्छे से याद रखना है, यही आपको एग्जाम के अंदर मेंशन करके आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि डिवाइस को क्या कर दो, आइसोलेट, ठीक है, डिवाइस को क्या कर दो, सिक्योर कर दो, आपने डिस्कनेक्ट कर दो कंप्यूटर एंड नेटवर्क सेफली टू प्रिवेंट रिमोट एक्सेस, ठीक है, मतलब कि क्या कर दो, उसे इंटरनेट वगैरह से दूर कर दो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि टेम्परिंग जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करो, डेटा अल्ट्रेशन को भी प्रिवेंट करो, उस पे कोई भी ओवरराइट ना हो, राइट ब्लॉकर्स का यूज करो, ठीक है। और आप ग्लव्स वगैरह को वियर करो, ठीक है, जिससे कि कोई भी आपके फिंगरप्रिंट वगैरह वहां पे ना आ जाए और आपका जो पूरा एविडेंस है वो गलत ना हो जाए, ठीक है। फोटोग्राफ एवरीथिंग, जो भी चीज है वहां पर आपको दिखती है, डिवाइस की पोजीशन हो गया, ओपन स्क्रीन हो गई, केबल कनेक्शंस हो गए, इन सब की क्या करो, फोटो क्लिक करो, ठीक है, जिससे कि आपके पास एक तो कुछ तो हो आपके पास एविडेंस, ठीक है। दीज फोटोज हेल्प रिक्रिएट द सेटअप एंड वेरीफाई चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। आप इन फोटोज से क्या कर पाओगे, वापस से उस सेटअप को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है बिगेन इमेजिंग, ठीक है। यहाँ तक आपने फोटोज जो फिजिकल एविडेंस है उन सभी क्लिक कर ली। अब क्या करो, अपने जो डिजिटल एविडेंस है उनकी फोटो क्लिक करो, मतलब कि बिट बाय बिट उनको क्या करो, क्लोन करो, ठीक है, इन टूल्स का यूज करके। इतना हो गया। अब पैक करो और लॉक करो डिवाइसेस को, ठीक है, मतलब जो भी आपको डिवाइसेस मिले उनके ऊपर उनका ओनर का नाम, टाइम जब भी आपने उसे कलेक्ट किया और कहाँ पर वो मिले, ठीक है, इन और किसने उसे कलेक्ट किया, ये सब चीजें वहां पर क्या कर दो, मेंशन कर दो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसके भी स्टेप्स। ये क्या था, हमारे ऑन सीन एक्टिविटीज थी, ठीक है, जहाँ
आप इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो, ठीक है, मतलब कि साइबर फॉरेंसिक जो टीम है वो जब जाती है इन्वेस्टिगेशन करने तो वो ये स्टेप्स को फॉलो करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक की, जो कि है रिपोर्ट प्रिपरेशन, ठीक है। अब जो भी आप करोगे एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, जो जो कि आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो देखो रिपोर्ट क्या है हमारी, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन where all findings, methods and result are documented in a फॉर्मल रिपोर्ट, जिससे कि मतलब एक सारी चीजें डॉक्यूमेंट में रहें, ठीक है। उसके लिए ये सब चीजों को क्या किया जाता है, फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर तैयार किया जाता है, ठीक है। सो इट्स द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डिटेल लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट, जहां पर क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं ये कि व्हाट वाज डन, क्या क्या हुआ, एंड व्हाट वाज फाउंड, क्या क्या मिला, हाउ इट वाज डन, कैसे हुआ, और व्हाट कंक्लूजन वर ड्रॉन, कि ठीक है, मतलब कि लास्ट में क्या हुआ, उसके आउटकम क्या आया, कंक्लूजन क्या आया, ठीक है। तो ये सब चीजें रिपोर्ट के अंदर मेंशन होती है पूरे केस के बारे में, ठीक है। हर एक केस की अपनी एक अलग रिपोर्ट बनती है, ठीक है, आपको भी पता होगा। तो इसके अंदर कैसे कैसे सेक्शंस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको तो नाम वाम मेंशन करना होता है, आईडी वगैरह मेंशन करनी होती है, इतना याद रखो। फिर आपको मेंशन करनी होती है समरी, ठीक है, आपकी जो एविडेंस आपको मिली उसकी समरी, जो भी लिस्ट एविडेंस है उनकी आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, और उनकी एक समरी देनी है कि कहाँ पर वो फाउंड हुए थे और कैसे किसने उसे फाउंड किया था, ठीक है। फिर आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स, कि आपने इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कि कब आपने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया, कैसे आपने इमेज क्रिएट करी, कौन सा टूल यूज किया, और ब्राउजर हिस्ट्री वगैरह, इन सब चीजों को क्या करना है आपको स्टेप्स के अंदर लिखना है। फिर आपको दिखना है कि कौन कौन से आपने टूल्स को यूज किया अलग से, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आपको फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स को मेंशन करना है यहाँ पर, कि व्हाट वाज डिस्कवर्ड, डिलीटेड फाइल्स आपने रिकवर करी, या फिर आपने आईपी एड्रेसेस को ट्रैक किया, या फिर आपने मालवेयर डिटेक्ट करे डाउनलोड फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सबको लिखना है। फिर आता है कंक्लूजन, व्हाट डज द एविडेंस प्रूव, क्या हमारा एविडेंस प्रूव हो पाया था, ये आपको क्या करना है कंक्लूजन के अंदर लिखना है। फिर आपको चेन ऑफ कस्टडी के बारे में बताना है, कि किसने एविडेंस को हैंडल किया था, कब किया था और क्यों किया था, कैसे किया था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको चेन ऑफ कस्टडी इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, ठीक है। फिर आपको सिग्नेचर करना है, ऑथेंटिकेट करना है उसे, हो गया काम। द रिपोर्ट मस्ट बी साइंड बाय एग्जामिनर एंड समटाइम्स नोटराइज्ड और वेरीफाइड बाय लॉ एनफोर्समेंट, जैसे कि कोर्ट या फिर जज हो गए, उनको क्या करना पड़ेगा, उसे साइन करना पड़ेगा अगर आप उसे वैलिड दिखाना चाहते हो। तो आई होप आपको ये जो सेक्शंस हैं रिपोर्ट के वो भी तैयार हो गए होंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है रिपोर्ट का, जिससे आप समझ सकते हो। यहाँ पर नाम और आईडी वगैरह मेंशन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर का नाम मेंशन है, फिर यहाँ पर समरी मेंशन है, स्टेप मेंशन है, टूल मेंशन है, फाइंडिंग मेंशन है, कंक्लूजन एंड साइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंशन है, ऐसे एक रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा पूरे के पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आया हो, बहुत इजी टॉपिक थे और बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2 मार्क्स एंड 7 मार्क्स में, प्लीज देख लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। शायद ये पेपर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा। तो मैंने पूरा सिलेबस तो आपको करा ही दिया है, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर चीजें समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कितने बज रहे हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में भी दिखाया था कि अभी देखो उस दिन कितने 1 बज रहा था, ठीक है, और अब हमारे 4:10 हो रहे हैं सुबह के, ठीक है। इतने इतने बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, और आपके पेपर भी आ चुके हैं, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर के भी जो है डेट शीट आ चुकी है, एकेडमी पता नहीं क्या कर रहा है। तो ठीक है, आपको सारी जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे समझ में आ जाए होंगे, ठीक है, और बहुत मतलब कि मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि आपका भाई एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया सीएफए की, तो प्लीज उसे चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।